अगर आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ मेडिसिन के साथ साथ आप इसके लिए फ़िज़ियो ज़रूर करवाएं। विदाउट फ़िज़ियो ये ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वो जो मेडिसिन है वो आपको टेम्परेरी रिलीफ देंगी, और जो फिजियोथेरापिस्ट होगा वो आपको एक्सरसाइज गाइड करेगा और वो आप होम प्लान देगा, उसके मुताबिक आप चलेंगे तो ये 18 माह का जो आपको फ्रोजन शोल्डर में आपको गुजरना है वो आपका आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़ा मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज़ करवाते हैं, जिससे उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रूमिंग के साथ साथ उनकी फाइनेंस भी बेहतर हो सके। हमारे इस शो का पर्पस ही यही है, हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ जो आपको फ़ायदा दे सके। समटाइम्स हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, समटाइम्स HR से रिलेटेड, IT से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड। आज भी हम हेल्थ से रिलेटेड बात करेंगे। बहुत ही नाजुक टॉपिक भी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। बहुत से इश्यूज़ हम हेल्थ रिलेटेड देखते हैं जिसे हमें समझ नहीं आती, हम उनको डायग्नोज भी समटाइम्स नहीं कर पाते हैं। इसी नौयत का एक टॉपिक आज हम बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से। कंधा जाम क्या है, क्यों हो जाता है ये, स्पेशली किन पर्सनस में ज़्यादा होता है, और कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज़ हैं जिनसे करने से हमारी ये जो शोल्डर की एक्टिविटी है वो बेहतर हो सकती है। उससे पहले मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। हमारे साथ डॉक्टर ज़िशान साहब मौजूद हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उसके साथ साथ CEO हैं ज़ैनब पॉलीक्लिनिक के। तो सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ सर को अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मुआफ़िया। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त के लिए। सर बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपकी जॉब है, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड। तो अभी हम बात जैसे कर रहे थे कि शोल्डर, फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है, कंधा जाम, ये बेसिकली है क्या? हमें थोड़ा सा इसके बारे में पहले बताएं। जी, आपका जो आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हर ही दूसरे बंदे को या चौथे बंदे को इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है इसी वजह से। एक्चुअली फ्रोज़न शोल्डर जो है इसको हम कंधा जाम बोलते हैं। और सबसे पहले इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने से पहले इसकी थोड़ी एनाटॉमी बता दूं कि ये शोल्डर जॉइंट के ऊपर, जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, इसके ऊपर कौन कौन सी मूवमेंट्स अलाउ हैं, मतलब कौन कौन सी मूवमेंट इसके ऊपर हमारे पास मैक्सिमम मूवमेंट्स हो सकती हैं। हाथ को ऊपर लेके जा सकते हैं, हाथ को साइड वे लेके जा सकते हैं, पीछे लेके जा सकते हैं। ये ऐसा जॉइंट है जहाँ अल्लाह मियां ने इंसान को आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ मूवमेंट अलाउ की हैं। अब जो फ्रोज़न शोल्डर होता है इसके पीछे बहुत सी वजूहात होती हैं। सबसे पहले देखा जाए तो अगर किसी को इस जगह के ऊपर कोई इंजरी या कोई ट्रॉमा, किसी जगह पे गिरने की वजह से कोई चोट लग जाए, या वो कोई लॉन्ग टाइम के लिए स्लिंग यूज़ करे, या कोई इसके इर्द गिर्द किसी हड्डी का फ्रैक्चर हो जाए, तो उसकी वजह से ये होता है कि जॉइंट जो होता है वो उसकी हरकत रुक जाती है। जब वो हरकत रुक जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, 1-2 माह, या वो प्लस्तर या स्लिंग यूज़ कर रहा है, तो वो जॉइंट जो होता है वो फ्रीजिंग की तरफ जाता है। जब वो फ्रीजिंग की तरफ जाता है तो इसको फिर हम कंधा जाम बोल देते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सी वजूहत हैं, जैसे कि हमारे ओल्डर एजिस में और अब तो हमारी छोटी एज में भी जो लोग इसको डायबिटिक का शिकार हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या कोई पार्किंसन, कोई ऐसी एडियोपैथिक बीमारी, इसके साथ साथ इसकी वजूहत के पीछे बहुत सी वजूहत हैं। अगर इसको हम मतलब देखा जाए तो ये फ्रोज़न शोल्डर हर चौथे बंदे को है, और कंधा जाम जो है ये इसके लिए बहुत सी अवेयरनेस की ज़रूरत है ताकि लोगों तक इसे पहुंच ठीक सर, मतलब ये आपने बड़ा अच्छा वो बताया हमें, लेकिन थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि ऐसी कौन सी निशानियाँ या इंडिकेटर्स हैं जिनसे हमें ये पता चल सकता है कि इसको फ्रोज़न शोल्डर है या इस तरह का कोई मामला चल रहे हैं। जी बिल्कुल, इसके अंदर सबसे पहले अगर हम निशानियों की कोई 4-5 निशानियाँ मैं आपको मेन बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सी निशानियाँ हैं। देखा जाए तो अगर कंघी करने में कोई मसला है, अगर आप लोग शावर ले रहे हैं तो आपको बैक में लेके जाने में कोई, साबुन लगाने में कोई प्रॉब्लम है, रात को सोए हुए अगर आप करवट चेंज कर रहे हैं, या कोई टिस का उठे या टिस से उठे, तो ये एक फ्रोज़न शोल्डर। कमीज़ पहनते वक्त अगर आपको कोई पेन फील हो या इसको बाजू ऊपर ना जाए, तकलीफ हो, तो ये एक फ्रोज़न शोल्डर की मेन निशानियों में से एक निशानी है। तो सर ये निशानियां हैं। अब हम अगर बात करें इसके पीछे, आपने बताया रीजंस भी आपने काफ़ी बताई, तो ये ज़्यादातर रेशो किन पर्सन्स में ज़्यादा देखी जाती है, वर्किंग में या नॉन वर्किंग में? ये एक्चुअली इसके पीछे ज़्यादातर जो नॉन वर्किंग और जो डायबिटिक है, जैसे मैंने आपको बताया, जो डायबिटिक लोग हैं और जिनको कोई इंजरी हो गई है वो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व, लेकिन फीमेल्स की रेशियो इसमें ज़्यादा पाई जाती है। और 40s के बाद ये फ्रोज़न शोल्डर अक्सर फीमेल्स में ज़्यादातर पाया जाता है। और अगर देखा जाए तो इसके पास, हमारे पास जो फ्रोज़न शोल्डर है, ये फ्रोज़न शोल्डर के अंदर और एडियोपैथिक भी हो जाता है, मतलब इसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं है अभी तक। और एक आपको इसके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ बता दूँ, ये 1 साल से 1.5 साल के अंदर तक ये रहता है,
और ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसके अगर देखा जाए तो इसने पहले 6 माह डेवलप होना है, अगले 6 माह इसने रहना है, अगले 6 माह इसने रिजॉल्व हो जाना है विदाउट एनी ट्रीटमेंट। लेकिन लोग इसको इतनी इसकी पेन होती है, लोग चाह रहे होते हैं कि हम इसको ट्रीट करवाएं और ट्रीट करवाने से ये अर्ली रिजॉल्व हो जाता है। तो ये वजूहत, ये इसकी वजूहत है। तो सर इसके लिए ट्रीटमेंट आप क्या सजेस्ट करते हैं? ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं या कोई इंटरवेंशंस हैं जो स्पेशली आप सजेस्ट करते हैं जिससे ये रिलीफ हो सकती है? अच्छा, सबसे पहले तो इसको घर के अंदर तो मैं इसके लिए कुछ एक्सरसाइज ऐसी बताऊंगा जो हर बंदा कर सके। जैसे कि हमारे पास पहले ज़माने में तो हमारे पास मूवमेंट्स ऐसी होती थी घरों में, जो हमारी दरवाजे की चुटकियाँ लगी होती थी वो ऊपर लगी हुई थी, हाथ अवे ऑफ द बॉडी जा रहा होता था। कुछ ऐसे काम होते थे जैसे कपड़े धोने तो कपड़े वो तार के ऊपर बिछाने होते थे, तो वो अवे ऑफ दी शोल्डर में अपवर्ड जाना होता था। तो ऐसी मूवमेंट्स करें जो आपके शोल्डर को अपवर्ड लेके जाए, बाजू को ऊपर लेके जाए। और साथ साथ अगर आपको फ्रोजन शोल्डर लग रहा है कि मुझे फ्रोजन शोल्डर के चांसेस हैं, तो आपने ये करना है कि आपने घर में कोई पिलो लेना है। जब आपने ऐसे सीटिंग में बैठना है तो कोशिश ये करनी है कि आपने इसको अपने आर्म पिट में रखना है इस जगह पे, ताकि ये अवे हो। जब जितना ये क्लोज हो जाएगा उतना ये फ्रोजन शोल्डर की तरफ जाएगा और आपका डर बढ़ता जाएगा, आप इसको अलाउ नहीं करेंगे ऊपर लेके जाने में। और हाँ, अगर आप ऐसी किसी चेयर पे बैठे हैं तो कोशिश करना है ऐसे हाथ रख के बैठे हैं। और हाँ, इसके साथ साथ अगर हमारे पास देखी जाए तो दीवार के साथ खड़े होकर वॉल लेटरिंग करें, वॉल के साथ अपने बाजू को ऊपर लेके जाएं। लेकिन मैं साथ साथ ये बताता चलूँ कि जो लोग इसको पेन, जहाँ पे आपको पेन आएगी वहाँ पे आपने रुक जाना है। आप अब अगर चाहेंगे कि मैं पेन से अबव जाऊँ तो मसल का एक रिएक्टिव होता है, रिएक्शन होता है जो कि इसको ये एग्रीवेट कर देता है चीज़ को। तो इसको स्लोली और टाइम टेकिंग लेके जाना है। ये नहीं कि इसको आपने फर्स्ट डे ये कर लेना, सेकंड डे में आपने इसको और ऊपर ले जाना, इसको टाइम टेकिंग के साथ थोड़ा स्लोली लेके जाना है। तो यही है। और साथ एक मैं आपको एक और एक्सरसाइज बताऊंगा जो घर में आम बंदा कर सकता है। उल्टा लेट के फ्री फॉलिंग के अंदर बाजू को ऐसे, या सिटिंग में भी कर सकते हैं फ्री फॉलिंग, मतलब एंटी ग्रेविटी को इसको अबव लाना है। तो ऐसी एक्सरसाइज जो आपको घर में कर सकते हैं, उनमें चंद एक्सरसाइजेज हैं और आप इससे फायदे कर सकते हैं। ठीक सर, आपने एक बात की कि हमने अगर हाथ ऊपर भी करना है तो उस पॉइंट तक करना है कि पेन ना हो, यानी उस मसल में स्ट्रेस आना चाहिए या स्ट्रेस भी नहीं आना चाहिए? देखिए, स्ट्रेस आना चाहिए लेकिन लिमिटेड। अगर उसको ज़्यादा स्ट्रेस अप करेंगे तो वो एक मसल का, मैंने बताया, एक रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन जो होता है वो उसको एग्रीवेट कर देता है। ओके। तो उसको लेके जाना है लेकिन स्लोली। अगर आपको मतलब अगर 100 में से 10% पेन बर्दाश्त हो रही तो इतना लेके जाना है। ये नहीं कि 100 में से मैंने आज इसको पूरा ही ले जाना है, 50 ले जाना है, तो वो आपका मैकेनिज्म खराब करेगा। ठीक। तो सर क्या इससे रिलेटेड कोई आपके बॉडी के बाकी मसल्स भी इफेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको भी शुरू में स्टार्ट में बताया है कि अगर हमारी कोई इंजरी हुई है, उसके साथ के मसल्स की इंजरी हुई है, उसको हम ट्रीट करने के लिए इसको अवॉइड कर रहे हैं, तो इफेक्ट दूसरा हो रहा है। ऑटोमेटिकली जब दूसरा कोई इसके साथ वाला इर्द गिर्द का भी इफेक्ट होगा तो इसी से इसको भी इफेक्ट होगा। तो हर एक मसल का दूसरे मसल के साथ इंटरकनेक्टेड है, किसी न किसी वे से, किसी न किसी तरह से इंटरकनेक्टेड। ये एक मसल वो काम कर रहा है तो उसका दूसरा पैटर्न में दूसरी तरह काम कर रहा है, ऐसे लेके जाते हैं। ठीक, बड़ा ही वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मेरा ख्याल है इंस्ट्रक्शंस देना और लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा और बड़ा ही ये ज़बरदस्त टॉपिक था जिस पे हमने बात की। लेकिन लास्टली मैं फिर भी ये चाहूँगी कि कोई ऐसा मैसेज जो स्पेशली आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले फ्रोजन शोल्डर को ही मैं समराइज़ करूँगा कि आप लोग फ्रोजन शोल्डर के लिए सबसे पहले घर में अगर आपको होता है तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ मेडिसिन के साथ साथ आप इसके लिए फिजियो ज़रूर करवाएं। विदाउट फिजियो ये ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वो जो मेडिसिन है वो आपको टेम्परेरी रिलीफ देंगी, और जो फिजियोथेरापिस्ट होगा वो आपको एक्सरसाइज गाइड करेगा और वो आपको होम प्लान देगा, उसके मुताबिक आप चलेंगे तो ये 18 माह का जो आपको फ्रोजन शोल्डर में आपको गुजरना है वो आपका आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ, किसी हद तक अगर आप इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, स्लाइन नॉर्मल स्लाइन के इंजेक्शन स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं, तो उसको सबसे एंड स्टेज पे रखें, ना कि इसको पहले स्टेज पे रखें। यही मेरा मैसेज है आप लोग। थैंक यू सो मच सर। मेरा ख्याल है ये हमारे लिए एक बड़ा हेल्पफुल सेशन था, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें कोई शोल्डर रिलेटेड कोई इंजरी हो जाती है या कोई मसला हो जाता है, तो वो किस तरह से या ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस करके अपने उस फ्रोजन शोल्डर को बेहतर कर सकते हैं। बड़ी अच्छी सर ने एक्सरसाइजेस बताई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।